भाग 2। विक्रम घर के अंदर आया तो सामने माँ की तस्वीर के पास ही अपने पापा को उनकी दूसरी बीवी बच्चे के साथ खड़ा देखा। उसका भरोसा और दिल बुरी तरह टूट गया। रहा था कि उसके आइडल, उसके हीरो ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हैं। कल तक पापा से वो जितना प्यार करता था, आज उससे भी कहीं ज्यादा नफरत उनके लिए विक्रम के दिल में पैदा हो गई थी। वह अब गुस्से से आग बबूला हो उन्हें घूरने लगा कि तभी उनकी नजर मां की अस्थियों को समेटे कलश पर पड़ी, जिसे उसने अपने हाथों में थाम रखा था। दयाल काका मन ही मन घबरा रहे थे कि कहीं सभी के सामने बात न बिगड़ जाए, लेकिन विक्रम ऐसे वक्त पर अपनी मां की आत्मा को तकलीफ नहीं देना चाहता था। इसलिए वह खून का घूंट पीकर रह गया। वह खामोश सा पंडित जी के पास चला गया और उनसे बात कर मां की अस्थियों के विसर्जन के लिए निकल गया। मां की 13वीं तक जैसे विक्रम ने मौन व्रत धारण कर लिया था। वह किसी से ना कुछ कहता, ना किसी के पास बैठता। उसके पड़ोसी, रिश्तेदार वगैरह उसके पापा के बारे में उल्टी सीधी बातें करते, बताते कि उसकी मां कितना परेशान रहा करती थी पहले, फिर इसी धोखे के साथ जीना सीख लिया। वह बस चुपचाप सब सुनता रहा। उसके पिता की दूसरी बीवी धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाने में लगी हुई थी। उन दिनों आरुषि बच्ची थी तो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती थी। पापा से यह जानने के बाद कि विक्रम उसका भाई है, वह कई बार उसके कमरे के दरवाजे तक आ रुक जाती, तो कभी पास आ बैठती, लेकिन बोल नहीं पाती थी। विक्रम उसकी ओर देखता भी नहीं था, क्योंकि वह सबूत थी उसकी मां को मिले हर दर्द का। मिस्टर चौहान उसकी नफरत समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि बेटा नाराज है और जल्दी ही इसका गुस्सा शांत हो जाएगा। 13वीं के बाद विक्रम का अपने पापा से बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। आपने कैसे कर दिया मेरी माँ के साथ ऐसा? पहले इतने सालों तक उन्हें रिश्ते में धोखे का दर्द देते रहे, और अब मेरी माँ के गुजरे एक दिन भी नहीं हुआ कि आपने शादी कर ली। इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं आपके अंदर। लेकिन उसके पापा ने भी कह दिया कि मेरी जिंदगी है, जो चाहे करूं, बुढ़ापे के लिए कोई तो होना चाहिए। अभी तो तुम हो, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या होगा? प्यार करता हूं मैं कल्पना से, और तुम्हारी माँ की मुझे तलाक ना देने की जिद की वजह से मैं अपने प्यार से 12 साल दूर रहा। दुनिया के कितने ताने सुने हैं बेचारी कल्पना ने। प्यार तो हम दोनों करते थे, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे आजाद करने के लिए राजी ही नहीं थी। तुम नहीं समझोगे मेरा दर्द, लेकिन जब कभी तुम्हें प्यार होगा तब समझ आएगा। विक्रम कहता है, जिसे आप प्यार कह रहे हैं ना, वो खुद गर्जी है। धोखा आपने दिया माँ को, जो इस औरत को बीच में लाए। शादी हुई थी मेरी माँ की आपसे, और आपने सारी कस्में तोड़ दी। इस औरत ने हमारे परिवार को तोड़ा है, और ऐसी औरतों को समाज में कभी इज्जत नहीं मिलती। मेरी माँ जैसी अच्छी लाइफ पार्टनर आपको कभी नहीं मिल सकती। शादी करनी ही थी तो कम से कम मेरी माँ की 13वीं तक तो रुक सकते थे। विक्रम ने गुस्से से उनकी दूसरी पत्नी कल्पना को घूरा। आपको भी शर्म नहीं आई होगी ना, जो मुंह उठाकर चली आई? औरत होकर भी इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हैं आप? अच्छा घर क्या दिखा तो बस सब कुछ भूल बैठी। मिस्टर चौहान, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस औरत को अपनी जिंदगी में लाने के लिए ही आपने मेरी माँ को मार दिया हो? इतना सुनना था कि पापा ने उसे सभी के सामने थप्पड़ मार दिया। तमीज से बात करो, मैं बाप हूं तुम्हारा और ये माँ है तुम्हारी। कोई माँ नहीं है मेरी ये। मेरा इस औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही आपके साथ। विक्रम गुस्से से पलटकर जैसे ही कमरे में जाने को हुआ कि एक और खड़ी आयुषी पर उसकी नजर पड़ी। इस वक्त विक्रम के दिलो दिमाग में इतना गुस्सा था कि उसकी मासूम सी सूरत में भी उसे अपना दुश्मन नजर आ रहा था। विक्रम उसे गुस्से से घूरते हुए वहां से चला गया। उसने अपना पहले से ही पैक किया हुआ बैग उठाया और माँ की तस्वीर ले वहां से निकल लुधियाना आ गया। दयाल काका ने उसके साथ ही घर छोड़ दिया। तब से सब कुछ बदल गया था। विक्रम के दिल में अगर कुछ था तो बस नफरत, गुस्सा। वह ना किसी से मिलता जुलता था और ना ही किसी से बात करता था।
काका ने बहुत कोशिश की उसे पहले जैसा बनाने की, पर कामयाब नहीं हो सके। वो विक्रम जो कल तक शराब को छूता तक नहीं था, अब रात भर शराब में डूबा रहता। कहता था कि शराब नहीं पीऊंगा तो रात भर सो नहीं पाऊंगा। वह मन ही मन खुद को कोसता रहता कि क्यों मां ने उससे सच छिपाया, क्यों वह उनकी तकलीफ समझ नहीं पाया। 1 साल बाद काका भागते हुए विक्रम के पास आए। विक्रम, विक्रम, तुमने सुना? क्या हुआ है? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? काका ने बोला, बड़े साहब की नई बीवी भाग गई है और अपने साथ साथ घर के कई सारे जेवर और नकदी भी ले गई है। विक्रम एक पल को शांत सा उन्हें देखता रहा, फिर चुपचाप उठकर अपनी मां की तस्वीर के सामने आ खड़ा हुआ। काका कुछ समझ पाते कि वह जोर से हंस पड़ा और मां की तस्वीर से बोलने लगा, आपको धोखा देते देते आपके पति यही भूल गए जिस गड्ढे को वो आपके लिए खोदते आए। देखो, वह खुद भी आज उसमें गिर गए। जैसे उन्होंने आपको धोखा दिया, वैसे ही उनकी प्यारी बीवी ने उन्हें धोखा दे दिया। सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो गई। उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया। दयाल काका कहते हैं, लेकिन आरुषि को यहीं छोड़ गई हैं। विक्रम कहता है, ऐसे लालची लोगों के लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। वो लड़की तो बस उनके लिए शायद एक जरिया थी। आज बड़ा सुकून पहुंचा है मुझे। काश मैं वहां होता तो अपनी आंखों से मिस्टर राजेंद्र चौहान की हारी हुई शक्ल देख पाता। दयाल काका उसे चुपचाप देखते रहे। 1 साल बाद विक्रम जो खुश होकर हंस रहा था, आज उसे सुकून भी आया तो किस बात पर। उधर राजेंद्र जी को एहसास हो गया था कि उन्होंने जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की कल्पना पर भरोसा करके। उन्होंने उस औरत के लिए अपनी इतनी अच्छी बीवी और एक अच्छे बेटे को दूर कर दिया। एक रोज वो लुधियाना आए और विक्रम से मिलना चाहे, लेकिन वह अपने कमरे में ही बैठा रहा। उसने उनसे मिलने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि आज उसके पिता अगर उससे मिलने आए हैं तो यह उनकी मजबूरी है। अगर उनकी बीवी उन्हें छोड़कर नहीं जाती तो वह कभी नहीं आते। वैसे भी उनके माफी मांगने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसकी मां लौट कर तो आने वाली थी नहीं और अब ना ही विक्रम लौट कर आने वाला था। राजेंद्र जी जानते थे कि उन्हें बहुत देर हो चुकी है। वो विक्रम को खो चुके हैं। लाख कोशिशों के बाद वे वापस लौट चले। उन्होंने घर के दरवाजे पर खड़े काका को देखा और बोला, दयाल, बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। दयाल काका इस पे कहते हैं, सही कहा आपने मालिक, आपकी गलती ने आपके पूरे परिवार को तोड़ दिया। मिस्टर चौहान कहते हैं, मुझे कल्पना से शादी नहीं करनी चाहिए थी। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। शादी करने या ना करने से क्या होता है मालिक? आरुषि तो तब भी आपकी बेटी रहती है ना। सबसे ज्यादा चोट विक्रम को इस बात की पहुंची है कि आपने उसकी मां की 13वीं भी नहीं होने दी। मिस्टर चौहान अब उदास से वापस लौट गए। कुछ महीने बाद ही उनकी तबीयत खराब रहने लगी। बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन यह बात भी विक्रम के दिल में अपने पिता के लिए नफरत को कम नहीं कर पाई। उसकी मां भी तो मौत से जूझ रही थी, जब उसके पिता को उस कल्पना के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने भी तो उसकी मां को ऐसे आखिरी मोड़ पर अकेला छोड़ दिया था। दयाल काका वर्तमान में लौट आए और उठकर अपने काम में लग गए। लगभग 1 महीना गुजर गया। दयाल काका इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि आरुषि और विक्रम कभी आमने सामने ना आए। आरुषि अब स्कूल जाने लगी थी। वह घर आकर दयाल काका को सब कुछ बताती थी। एक रोज आरुषि ने आकर बताया कि स्कूल में पीटीएम है, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और उसमें बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। उसके पेरेंट्स तो है नहीं और विक्रम उसका भाई है, लेकिन वह जाएगा नहीं। दयाल काका ने रात को विक्रम से कहा, आरुषि के स्कूल में पीटीएम है तो। विक्रम बेरुखी से बोला, तो क्या,
आपको तो पता ही है ना कि आपकी बेटी अनाथ है। लेकिन उसका भाई भी तो है। विक्रम गुस्से से तिलमिला उठा। फिर शुरू हो गए। मैं बस सच बता रहा हूं विक्रम, और सच यही है कि तुम्हारे और आरुषि दोनों की रगों में राजेंद्र चौहान का खून दौड़ रहा है। इस बात को ना तुम ठुकरा सकते हो, ना ही कोई और। नहीं मानता मैं इस रिश्ते को, और ना ही राजेंद्र चौहान को पापा मानता हूं। इसलिए मुझसे बहस करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और आपको इतना ही तरस आ रहा है उस लड़की पर, तो आप खुद ही चले जाइए ना। दयाल काका कहते हैं, इतना पढ़ा लिखा कहां हूं छोटे मालिक, अगर होता तो जरूर चला जाता। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं चुराता। विक्रम ने उन्हें गुस्से से देखा कि तभी उसकी कॉल आ गई। कमरे से बाहर चला गया। दूसरे दिन आरुषि स्कूल नहीं गई। अगले दिन वह स्कूल पहुंची तो उसकी क्लास टीचर विविधा ने उससे कल ना आने की वजह पूछी। मेरे पेरेंट्स नहीं है मैम, क्लास टीचर बोली। फिर तुम यहां किसके साथ रहती हो? क्या फैमिली में कोई और नहीं है, जैसे कोई रिश्तेदार या भाई बहन? आरुषि कहती, मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ रहती हूं मैं। क्लास टीचर विविधा ने पूछा, तो भाई को ले आती, वह भी तो तुम्हारे अपने ही हैं। आरुषि ने बात टाल दी, लेकिन विविधा समझ रही थी कि कुछ बात है जो आरुषि छुपा रही है। आखिर क्यों गुमसुम रहती है ये? विविधा एक जिम्मेदार और सुलझी हुई लड़की थी, जो अपने स्टूडेंट्स का ख्याल भी रखती थी और उनकी परेशानियों को समझती भी थी। उसने अब सच पता करने का सोचा। विविधा ने अब आरुषि से दोस्ती करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में आरुषि उससे घुल मिल गई। विविधा ने एक दिन सही मौका पाकर उससे पूछ ही लिया कि आखिर क्यों तुम्हारे भाई मीटिंग में स्कूल नहीं आए? क्या उन्हें तुम्हारी स्टडी या तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब नहीं है? क्या वह जानना नहीं चाहते कि तुम अपने स्कूल में किस तरह से परफॉर्मेंस दे रही हो? तुमने स्कूल में भी अपने काका का नंबर दिया हुआ है। क्लास टेस्ट में भी पेपर पर साइन काका के ही थे, भाई के क्यों नहीं? आरुषि ने उसे रोते हुए बस इतना बताया कि उसके सौतेले भाई उससे नफरत करते हैं और उससे बात करना तक पसंद नहीं करते। विविधा ने उस बच्ची की खातिर एक बार विक्रम से बात करने का सोचा और एक रोज स्कूल का हाफ डे होने पर वह आरुषि के साथ स्कूल से उसके घर आई। उसने वहां दयाल काका से बात की। विक्रम सौतेला भाई है, पर इससे उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। आपको एहसास दिलाना चाहिए उसे। काका कहते हैं, मैंने तो बहुत कोशिश की है बेटा, पर वो सुनता ही नहीं है। आप मुझे उसका नंबर दो, मैं बात करती हूं उससे। ऐसे कैसे वो अपनी बहन के साथ इस तरह पेश आ सकता है? इस बच्ची पर क्या असर पड़ रहा है इस बात का, क्या उसे जरा भी अंदाजा है? दयाल काका ने विविधा को समझाने की कोशिश की। बेटा, वह बहुत गुस्सैल है, तुमसे भी गुस्सा करेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल दुखे, तुम रहने दो। आप उसकी चिंता मत कीजिए, लाइए मुझे नंबर दीजिए। उसने काका से विक्रम का नंबर लेकर डायल किया। विक्रम ने पहले तो फोन नहीं उठाया, वह अपने काम में लग रहा था, लेकिन जब दोबारा फोन बज उठा तो विक्रम ने उसे रिसीव किया। हेलो, विविधा बोली। हेलो, मैं आरुषि की स्कूल टीचर बोल रही हूं। आप? वह अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि विक्रम बोला, आपके पास दयाल काका का नंबर होगा स्कूल में, तो आप उसके बारे में जो भी बात करना चाहती हैं उन्हीं से करें। कहते हुए उसने फोन काट दिया। विविधा हैरान रह गई उसके इस रवैये से। क्या है ये इंसान, बात करने की तमीज ही नहीं है। आरुषि ऐसे इंसान के साथ रहेगी तो क्या असर पड़ेगा इस पर? काका कहते हैं, मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि विक्रम से बात ना करें। वह ऐसा ही है। ऐसा ही है का क्या मतलब? आप लोग उससे डरते हैं, मैं नहीं। मुझसे किसी की गलत बात सहन नहीं होती। फिर यहां तो एक बच्ची का सवाल है, मुझ पर उसकी दादागिरी नहीं चलेगी।
आरुषि डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा। देखिए ऐसे ही डरी सहमी सी रहती है स्कूल में भी, कब तक चलेगा ये? दयाल काका कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा बात करने की। रात को लेट आता है तो वक्त ही नहीं मिलता उससे बात करने का। अंकल, आप मुझे उसके ऑफिस का एड्रेस दें। अगर उसे गुस्सा आता है तो मुझे भी आता है। मैं उसकी कोई एम्प्लॉय नहीं हूं जो चुपचाप डांट खाकर आ जाऊंगी। और आरुषि, तुम टेंशन मत लो। विविधा विक्रम के ऑफिस गई और रिसेप्शन पर बताया कि वह आरुषि की टीचर है, विक्रम से मिलना चाहती है। रिसेप्शनिस्ट ने फोन पर विक्रम को यह बताया तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर बिजी होने की वजह से उसने उसे टालने के लिए कह दिया कि वह अभी बिजी है, अगर फ्री हुआ तो बुला लेगा। 3 से 6:30 बज गए, लेकिन विक्रम ने विविधा को नहीं बुलाया। उसे लग रहा था कि अब तक तो वह शायद जा चुकी होगी। ऑफिस बंद होने का टाइम था। काफी स्टाफ मेंबर भी जा चुके थे। विविधा का पेशेंस जवाब दे गया और रिसेप्शनिस्ट से विक्रम का केबिन पूछा और उस ओर चल दी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोकना चाहा, लेकिन विविधा ने उसकी एक न सुनी और विक्रम के केबिन के पास जाकर उसका दरवाजा खोल दिया। विक्रम फाइल देख रहा था। उसने उसकी ओर देखा। वह कुछ समझ पाता या गुस्सा दिखा पाता कि विविधा अंदर आकर उसके सामने खड़ी हो गई। आप खुद को कहीं का भगवान समझते हैं क्या? आप खुद को कहीं का भगवान समझते हैं क्या कि आपसे मिलने आने वाले सब इंसानों को आपका इतना इंतजार करना ही पड़ेगा? रिसेप्शनिस्ट को यह देखकर बड़ा मजा आया कि सभी को वक्त बेवक्त डांटने वाले बॉस की आज खुद ही डांट लग रही है। विक्रम ने उसकी ओर देखा तो वह हड़बड़ा कर बोली, मैंने कहा था कि सर लेकिन यह जबरदस्ती। विक्रम ने उसे जाने का इशारा किया और विविधा से बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि आप हैं कौन और मेरे ऑफिस में आप मुझ पर ही रौब झाड़ने वाली होती कौन है? विविधा बोली, मैं आपकी बहन की क्लास टीचर हूं, वही जिसने आपसे फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन आपने एक भी बात करना जरूरी नहीं समझा। विक्रम नाराज सा बोला, जब आपको पता चल ही गई थी ये बात तो फिर आप यहां क्यों आई और इतना इंतजार भी किया बैठकर? अपनी बेइज्जती आपने खुद करवाई है। और क्या सिखाती होंगी आप स्कूल में बच्चों को, जब आपको खुद बेसिक मैनर्स नहीं पता कि किसी की इजाजत के बिना उसके केबिन में नहीं जाया जाता। विविधा बोली, बहुत अच्छे से जानती हूं, लेकिन क्या करूं, आपके जैसे मगरूर इंसान को जवाब दिए बिना मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं था। क्या आपको अपनी बहन की जरा सी फिक्र नहीं? क्या आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया जाए और बात खत्म? महीने भर से ऊपर हो गया, लेकिन आपने एक बार भी स्कूल में आकर अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, मीटिंग में भी नहीं आए। आपको अंदाजा भी है आपकी बहन को कितना बुरा लगता होगा? आप कुछ जानते भी हैं उसके बारे में? विक्रम गुस्से से चीखते हुए खड़ा हो विविधा के करीब जा पहुंचा। ये क्या मेरी बहन लगा रखा है? वह लड़की मेरी बहन नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता और ना ही जानना जरूरी समझता हूँ। इन सभी कामों के लिए दयाल काका हैं, वही उसके गार्डियन हैं। मेरे पर्सनल मैटर में दखल देने की आपको कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई हक है आपका। विविधा और विक्रम कुछ पल खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। फिर विविधा जैसे होश में आई। अब समझ आया कि आरुषि हर वक्त इतनी डरी सहमी सी क्यों रहती है। उसके पीछे की वजह है आप जैसा स्वार्थी इंसान। माँ बाप के ना होने का खूब अच्छा फायदा उठा रहे हैं आप। आपके पेरेंट्स के जाने से पहले ही आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। अपना अच्छा बुरा कुछ सोच सकते हैं और किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आरुषि तो अभी बच्ची है जो ठीक से अच्छे बुरे का फर्क भी नहीं समझती। उसे जब सहारे की जरूरत है तो आप नखरे दिखा रहे हैं, अपनी अकड़ दिखाते हैं। विक्रम उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। मैं डरने वाली नहीं हूं तुमसे, इसलिए घूरना बंद करो। विक्रम ने अपना चेहरा अब दूसरी ओर कर लिया। तुम्हारे जैसे इंसान के सीने में दिल ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ गुस्सा करना आता है। विविधा वहां से जाने लगी कि विक्रम उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ।
अगर इतना ही प्यार आ रहा है उस लड़की पर तो क्यों नहीं उसे अपने साथ ले जाती या उसे गोद ले लेती। विविधा बोली, आप जैसे गैर जिम्मेदार इंसान से मेरा बात करना ही बेकार है। विक्रम बोला, अगर ये बात समझ में आ गई है तो क्यों मेरा वक्त जाया कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने तरीके से तुम्हें खुद बाहर छोड़कर आऊं? बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं आप। वह विक्रम को गुस्से से घूरते हुए वहां से चली गई। विक्रम को अब आरुषि पर गुस्सा आ रहा था। वह घर गया और काका पर चिल्लाने लगा, देख ली अपनी लाडली बेटी की करतूत, अपनी मक्कारी दिखानी शुरू कर दी इसने। खुद का जोर नहीं चला तो लोगों को बुलाकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। आज बेचारी बनकर अपनी टीचर को वहां ऑफिस में भेज दिया। काका कहते हैं, आरुषि तो मना कर रही थी लेकिन उन्हें इसकी बहुत फिक्र थी। वैसे कुछ गलत भी नहीं कह रही थी विविधा। हाँ, पूरी दुनिया को इस लड़की की फिक्र है, सिवाय इसकी माँ के, जो इसे यहाँ छोड़ खुद भाग गई। वो तो मैंने इसकी टीचर के पेशे की कद्र कर ली, लेकिन ध्यान रहे वो दोबारा मेरे सामने भी ना आए। विक्रम वहां से चला गया। अपने कमरे में बैठी आरुषि यह सुनकर रो रही थी। तकरीबन 10 दिन गुजर गए। आरुषि की क्लास में एक ऋतिक नाम का लड़का था। वह हर वक्त उसे शांत सी ही देखा करता। ऋतिक उससे दोस्ती करना चाहता था क्योंकि आरुषि पढ़ने में भी होशियार थी और किसी से बेवजह फालतू की बात भी नहीं करती थी। पहले तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, फिर एक दिन जाकर उसने आरुषि की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। पहले कुछ दिन तो आरुषि थोड़ा झिझक रही थी, फिर उसने उसकी दोस्ती कबूल कर ली। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वो पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते और लंच भी साथ ही खाया करते। दोनों जल्दी ही बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। अब क्लास के बाकी बच्चे भी आरुषि के दोस्त बनने लगे। कई सारे दोस्त पाकर आरुषि ने एक बार फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया था। वह अब थोड़ा खुश रहने लगी। वह घर आकर काका को हर रोज स्कूल दोस्तों के बारे में बताया करती। काका ने उसे एक फोन दिला दिया था जिससे वह दोस्तों के साथ जुड़ी रह सके। विविधा भी बीच बीच में समय निकालकर आरुषि से बात कर लिया करती थी। आरुषि की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो वह थी विक्रम और आरुषि के बीच की दीवार, जिसे विक्रम ने खड़ा कर रखा था। विक्रम जितना आरुषि से दूर जा रहा था, आरुषि उसके उतना ही करीब आ रही थी, जिसकी वजह थे काका। वो उसे विक्रम के बचपन के बारे में, उसकी शरारतों, उसके लोगों से अच्छे व्यवहार के बारे में बताते। आरुषि अपने भाई के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। उसे अपनी माँ पर गुस्सा आता कि पैसों के लालच में उन्होंने कैसे एक परिवार को बर्बाद कर दिया। एक रोज विक्रम ने आरुषि को एक गार्डन के बाहर ऋतिक और बाकी दोस्तों के साथ खड़े देखा तो घर लौटकर दयाल काका को बोला, बहुत अच्छी परवरिश दे रहे हैं आप, लेकिन है तो वो अपनी माँ की बेटी ही ना। आज एक गार्डन के बाहर देखा मैंने उसे कई बच्चों के साथ। वो बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है। देख लेना, एक दिन जरूर ये आपका सिर शर्म से झुकाकर भाग जाएगी। दयाल काका ने शाम को अकेले में आरुषि को समझाया कि विक्रम ने उसे दोस्तों के साथ स्कूल टाइम में बाहर गार्डन के पास देखा था। दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, तो आइंदा स्कूल के टाइम पर तुम कहीं बाहर मत जाना। मैं तो कहता हूँ कि तुम सीधे स्कूल से घर और घर से स्कूल जाओ। अगर तुम्हें किसी के घर जाना है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। आरुषि कहती, सॉरी काका, वो हमारे दोस्त का बर्थडे था और हम टीचर्स को बताकर ही पास वाले गार्डन में गए थे, लेकिन मैं अब और ध्यान रखूंगी। एक रोज विविधा किसी काम से स्कूल के बाहर गई। शाम को छुट्टी के वक्त जब लौट कर आई तो उसने आरुषि को स्कूल से रोते हुए जाते देखा। विविधा ने उसे पुकारा, लेकिन शायद आरुषि ने उसकी आवाज सुनी नहीं। वो वहां से चली गई। विविधा सोच में पड़ गई कि ये रो क्यों रही थी। कल सुबह बात करती हूँ इससे। घर पर दयाल काका आरुषि के लौटने का इंतजार कर रहे थे और दिनों के मुकाबले वह 1 घंटा लेट हो चुकी थी और फोन भी नहीं उठा रही थी। हर रोज तो टाइम से आती थी, फिर आज कहाँ रह गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।